हिस्ट्री सीरीज का लेक्चर नंबर 6 है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज मौर्य साम्राज्य। तो इसमें नोट्स बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने जो नोट्स की जो पीडीएफ है वो इस वीडियो के लास्ट में मैंने ऐड की हुई है। ठीक है, अगर आपने इसमें पहले कुछ पढ़ रखा है तो आप उन नोट्स के अंदर उस चीज को ऐड कर लीजिएगा, और नहीं तो फिर ये नोट्स है ही आपके। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट लेक्चर है आज का, और इसके अंदर से काफी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। तो इससे स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि जो ये हिस्ट्री सीरीज का ये हिस्ट्री सीरीज है स्टार्ट हुई थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से। उसके बाद फिर हमारे वैदिक काल, उसके बाद फिर उत्तर वैदिक काल के बाद फिर हमने पढ़ा था वो जैन और बुद्धिज्म। ठीक है, 16 महाजनपद का उदय, और उसके बाद फिर मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष, उसके बाद फिर यूरोपीय आक्रमण, और अब ये आया है कहां पर, मौर्य साम्राज्य। तो 6 लेक्चर है हिस्ट्री सीरीज का। ठीक है, जिसने वो लेक्चर नहीं देखे तो उनको देख लेना। ठीक है, तो मैं आपको फिर बताता हूँ कि आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें नोट्स की जो पीडीएफ है वो मैंने इस वीडियो के लास्ट में ऐड की हुई है। ठीक है, आपको जो इसमें कुछ एक्स्ट्रा लगे तो आप नोट्स के अंदर ऐड कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य। तो मैं आपको बता दूं कि मौर्य साम्राज्य की जो नींव रखी थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ये। ठीक है, और किसको हराई गई? नंदवंश को हरा कर गए। ठीक है, तो अब इसके कुछ स्रोत हैं जिससे इस साम्राज्य की जानकारी हमें मिलती है, तो उन स्रोतों को एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो ये जो मौर्य साम्राज्य कहाँ कब से स्टार्ट हुआ है? 322 बीसी से स्टार्ट हुआ और 185 बीसी तक ही चला। ठीक है, तो इसके जानकारी के स्रोत इस प्रकार है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, जो अभिलेख, अशोक के अभिलेख और शिलालेख जो मिले थे। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख तथा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, भवन, स्तूप भी है इसके अंदर आदि। साहित्य स्रोत यानी कि जो साहित्य इतिहासकारों ने लिख रखे हैं उनके अंदर भी इसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। किस में? कौटिल्य का नाम क्या है? चाणक्य को हम कौटिल्य बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, तो इसमें भी इसका उल्लेख मिलता है मौर्य साम्राज्य का। हेमचंद्र ने कौन सी लिखी थी? परिशिष्ट पर्वण, इसका भी उल्लेख मिलता है। विस्तार ने कौन सी लिखी थी? मुद्रा राक्षस, और मैनेस्ट्रीज की काफी इंपोर्टेंट बुक है इंडिका, और कल्याण की बुक है राय तरंगी। एक क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि जो कल्याण की बुक है राय तरंगी वो किससे संबंधित है? तो वो किसके संबंधित है? वो कश्मीर का इतिहास है इसके अंदर, कश्मीर के इतिहास से संबंधित है इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये वाला है इंपोर्टेंट पॉइंट, ये वाला, और ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक, और ये तो ये 4 पेपर के अंदर काफी पूछी गई है, और जो सबसे ज्यादा बार पूछी गई है वो है कल्याण। यूपीटीआर में आप जो कोई भी नॉन टेक्निकल का पेपर उठा के देख लीजिएगा तो इसमें आपको ये क्वेश्चन काफी पेपर के अंदर मिल जाएगा कि कल्याण ने कौन सी बुक लिखी है और ये किससे रिलेटेड है। तो किससे रिलेटेड है? कश्मीर के इतिहास से रिलेटेड है ये बुक। ठीक, अब इसके बाद फिर आती है बात, ये दो हो गई, पुरातात्विक स्रोत हो गए और साहित्य स्रोत हो गए। अब हो गए विदेशी विवरण। उस टाइम पे कुछ विदेशों से भी लोग इंडिया के अंदर आए थे, तो उनके विवरण, उनके आचरण करने से भी या विचरण करने से भी इस मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें मिलती है। तो अब उन्हें भी देखते हैं। तो अब ये 3rd नंबर आता है इसके अंदर, विदेशी विवरण, यानी कि विदेशों से कुछ लोगों ने यात्रा की थी उस टाइम पे इंडिया के अंदर, तो उनसे भी इस साम्राज्य की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो इसमें था मैगस्थनीज, स्ट्रेबो, फ्लीट, एरियन तथा चीनी यात्रियों में, चीन से कुछ यात्री आए थे, उनका नाम है फायान, हैंगसांग और इत्सी। ठीक है, तो इसका आप नोट मत कीजिएगा, ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है। नोट्स इसके आपको मैंने कहा है कि लास्ट की जो पीडीएफ है नोट्स की वो मैंने इसमें वीडियो के अंदर ऐड की हुई है। ठीक है, तो बस आप इसको बस सुनते जाइए, सुनने के बाद आप इसको जैसा आपको करना है आप इस वीडियो को लाइक करके रखो, यार इसमें से जो पीडीएफ है उसको राइट डाउन कर लीजिएगा, जो आपकी मर्जी आप वो कीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ आप इसको सुनिए बस। ठीक है, तो ये थी हमारी जानकारी के स्रोत। 3 तरह की जानकारी के स्रोत है हमारे, पुरातात्विक,
और उसके बाद फिर साहित्यिक स्रोत और उसके बाद फिर ये विदेशी विवरण। तो ये 3 तरह के हमारे पास जानकारी के स्रोत थे, इनसे हमें इस साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अब ये मौर्य साम्राज्य, इसमें 3 लोगों को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 3 लोग काफी इंपोर्टेंट है और उन 3 को हम पढ़ेंगे और वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिनमें सबसे पहला होगा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद फिर बिंदुसार उसका लड़का, उसके बाद फिर अशोक, ये बिंदुसार का लड़का। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें 3 हम पढ़ेंगे। इसके काफी, क्योंकि ये साम्राज्य काफी दिनों तक रहा है। ठीक है, काफी दिनों तक इसने शासन किया, तो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी और इसकी शाही कलाएं कैसी थी और इसका जो खत्म होने का या इसके पतन का जो कारण है वो भी देखेंगे हम इसकी। तो इसके अंदर 6 टॉपिक है और 6 टॉपिक बड़े सिंपल है, बड़े आसान टॉपिक है। छोटे भी छोटे बना रखे हैं वो, वैसे तो नहीं तो आपको पता है हिस्ट्री आप कितनी पढ़ लो कितनी कम है, लेकिन इसको एक स्टोरी का रूप देना वो आप यहाँ से सिखवाते स्टोरी को, हिस्ट्री को स्टोरी का रूप कैसे देते हैं। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा अभी। ठीक, तो मौर्य साम्राज्य 3 पार्ट में डिवाइड होगा, इसको मिटा देते हैं पहले। ठीक है, ये आपको सब लिखा मिल जाएगा लास्ट की पीडीएफ वीडियो में, इसी में ऐड है। ठीक है, तो अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, यह है कब से कब तक? 322 298 बीसी। अभी बैकवर्ड टाइम चल रहा है हमारा, इसलिए बीसी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर बिंदुसार, तो बिंदुसार कब से कब तक है? 298 बीसी। उसके बाद फिर अशोक, इसके बाद फिर अशोक है। ठीक है, तो अशोक का नाम हम लिखते हैं महान अशोक। ठीक है, तो महान अशोक मतलब कि अभी हम देखेंगे इसको कि अशोक में क्या हुआ था, एक टाइम के बाद चेंज हो चुका था। ठीक है, इसलिए इसका नाम महान अशोक लिखा जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे इसको। तो ये था कब से कब तक, बीसी लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 272 बीसी। और ये 272 बीसी से ये कब से कब तक था? 272 बीसी से लेकर था ये 232 बीसी। तो ये 3 चीजें जिनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 3 बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है हमारे, मतलब कि 4 लाइन के, बस 4 लाइन से ऊपर कोई भी टॉपिक नहीं है। ठीक है, फिर उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, तो काफी बड़ा नाम है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना थी वो किसने की थी? वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं पहले। मौर्य साम्राज्य, तो स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त नाम था इसका। तो इसका था एक सेनापति जिसका नाम था कौन? पुष्यगुप्त। इसका नाम पुष्यगुप्त था। ठीक है, अब देखो 3 तरह के लोग हुए हैं, एक है जस्टिन स्ट्रैबो, एक है एरियन और एक है प्लूटार्क। ठीक है, और चौथा है इसके अंदर विलियम्स जेम्स। अभी तीनों को 4 चीजों को पढ़ेगा क्या क्या बात है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी जस्टिस स्ट्रैबो की, जो हमने अभी ऊपर लिखा था, जस्टिस स्ट्रैबो। और मैं बात करूं अगर किसकी है? एरियन, एरियन तथा प्लूटार्क, ये भी एक नाम है। तो देखो इन दोनों ने 2 नाम लिए चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, इसने लिया था सैंडोकोटस और इसने लिया था एंडोकोटस। ठीक है, तो लिखो सैंडोकोटस
और इसमें दिया था एंडोकोटस। सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। ठीक है, अब जब इन्होंने इसका विवरण इस नाम से दिया था, इन्हें पता नहीं लग पा रहा था कि ये बंदा है कौन। ठीक है, तो फिर एक आए, फिर एक बंदा हो रहा है जिसका नाम क्या था, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, विलियम जेम्स है। ठीक है, विलियम जेम्स ये बंदा था जिसने इन दोनों नाम की पहचान की थी, किसके रूप में, चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। और ये क्वेश्चन काफी पूछा था पेपर के अंदर। विलियम जेम्स इसने पहचान की किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में इसने क्या की थी, इसकी पहचान की थी। ठीक है, अगली बात समझ में, सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो जस्टिस स्ट्रैबो ने सैंड्रोकोटस कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को, और एरियन तथा प्लूटो ने क्या कहा था, एंड्रोकोटस, जिसकी पहचान आगे जाके जेम्स विलियम जेम्स ने की थी चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। ठीक है, तो इसमें से एक ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सा, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इसको मिलाते हैं अभी। ठीक है, यहां तक हो गया ना। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैंने आपको बताया था कि इससे पहले लेक्चर जो मैंने लिया था वो किसका था, यूरोपीय आक्रमण का। तो यूरोपीय आक्रमण में कौन आया था, सिकंदर आया था। ठीक है, और सिकंदर का एक था सेनापति सेल्यूकस निकेटर। तो अब क्या होगा, अब 305 बीसी के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में होगा युद्ध। ठीक है, तो चलो अब यहां होगा, देखो 305 बीसी, यहां देखो यहां होता है युद्ध, यहां युद्ध होता है किसके बीच में, चंद्रगुप्त वर्सेस सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर मैं आपको बता दूं कौन था, सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, तो 305 बीसी के अंदर युद्ध हुआ किसका, चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटर का, जिसमें विजय प्राप्त किसको हुई, विजय प्राप्त हुई किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त हुई इसमें। ठीक है, तो इस विजय के चलते अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक समझौता हुआ। समझौते के कुछ पॉइंट्स कुछ है वो देखते हैं। इसमें सबसे नंबर 1 पॉइंट क्या था, देखो जब ये सेल्यूकस निकेटर जब हार गया था किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से, तो फिर क्या हुआ था, सेल्यूकस निकेटर ने अपने 4 बड़े क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए गए। तो वो 4 बड़े क्षेत्र कौन कौन से थे, 4 बड़े क्षेत्र, तो वो 4 बड़े क्षेत्र थे हमारे, कौन से, काबुल के बाद फिर मकरान, उसके बाद हिरात। ठीक है, एक और था, और 4 के बीच में 4 अपने इसको और दे देते। ठीक है, काबुल, कांधार, तो ये 4 बड़े क्षेत्र थे, इसमें किसको दे दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को इसमें दे देते। ठीक है, और अपनी पुत्री हेलेना, इसकी एक लड़की थी हेलेना, तथा हेलेना का विवाह संपन्न कराया किसके साथ, हेलेना का विवाह संपन्न कराया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, जब ये हार गए 4 बड़े क्षेत्र काबुल, मकरान, हिरात, कंधार,
तथा अपनी पुत्री हेलेना के बाद संपन्न कराया किसने? सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह करा दिया कैसे? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है। सेकंड, इसी उपलक्ष्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने क्या किया? 500 हाथी किसको दान कर दिए? सेल्यूकस निकेटर को दान में दे दिए। 500 हाथी दान में दिए, 500 हाथी दान में दिए, 500 हाथी दान में दे दिए। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ, इसको लिखा दो, मत जाना, सुनते रहना बस। ठीक है, 500 हाथी दान में दे दिए। और थर्ड देखो, थर्ड क्या था? देखो, जब सिकंदर आया था तो हम सबको पता है वो हिंदुकुश पर्वत को पार करके तब इंडिया के अंदर उसने एंट्री की थी। ठीक है, मतलब पहला बंदा वही था जिसने हिंदुकुश पर्वत को पहली बार क्रॉस किया था। तो जो हिंदुकुश पर्वत था ना, अब वो क्या बन गया? थर्ड, वो यूनानियों या यूरोपियों, कोई की बात है, यूनानियों और जो मौर्य साम्राज्य के लोग थे उनके बीच में क्या बन गया? वो एक सीमा विभाजक का कार्य करने लगा। वो हिंदुकुश पर्वत के इस तरफ जो है वो यूनानियों का वो है एरिया, और इस तरफ जो है वो मौर्य साम्राज्य है। ठीक है, तो हिंदुकुश पर्वत सीमा विभाजक बना। तो ये तीन चीज थी। जब ये सेल्यूकस निकेटर हार गया तो ये तीन चीजों के ऊपर समझौते हुए थे। ठीक है, यहां से अब क्या व्यापार वगैरह भी स्टार्ट होता है यहां से। ठीक है, तो अब देखो, एक था सेल्यूकस निकेटर का, एक था कौन? राजदूत, जिसका नाम था क्या? मेगास्थनीज। अब उसको संरक्षण प्राप्त था कहां पर? मौर्य, ये क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उनको संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, अभी मेरा इसको ऐसे रखे देते हैं, इसको ऐसे रखे देते हैं। ठीक है, तो मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या था? संरक्षण प्राप्त था। अब क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? जैन मुनि, एक जैन मुनि भद्रबाहु। ठीक है, जैन मुनि भद्रबाहु से शिक्षा ली इन्होंने, शिक्षा ली और जैन धर्म को क्या कर लिया? स्वीकार, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया इन्होंने। ठीक है, जैन मुनि भद्रबाहु से इन्होंने क्या लिया? शिक्षा ली और जैन धर्म को क्या कर लिया इन्होंने? जैन धर्म को इन्होंने कर लिया स्वीकार। ठीक है, और 298 यानी 298 बीसी में 298 बीसी में श्रावण बेलगोला में, कहां पर? श्रावण बेलगोला में 298 बीसी में श्रावण बेलगोला में जैन धर्म के अनुसार, ठीक है, जैन धर्म के अनुसार इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना को अपनाकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। ठीक है, संलेखना अपनाकर, काफी अच्छा वर्ड है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है पेपर में कि संलेखना पर किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जब मैंने जैन धर्म पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने बताया था जब भी हम अपना जैन धर्म में लोग अपना शरीर त्यागते हैं तो वो खाना पीना छोड़कर एक समाधि ले लेते हैं, बस उसी को हम संलेखना कहते हैं। तो कुछ टाइम के बाद हम अपना शरीर त्याग देते हैं उसमें। ठीक है, तो इन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया था, तो इसलिए इन्होंने जैन धर्म के अनुसार ही संलेखना जैसी चीजों को अपनाया और अपने शरीर को क्या कर दिया? त्याग कर दिया अपने शरीर का। ठीक है, कहां गया था? श्रावण बेलगोला में। कब? 298। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसके बाद आता है बिंदुसार। बिंदुसार बेस्ट, काफी बेस्ट राजा रहा वो टाइम का। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन राजा, जिसको बोलते हैं ना बेहतरीन राजा, वो था वो। ठीक है, अब जब 298 बीसी के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो गई? इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, मृत्यु हो गई इनकी। तो अब 298 बीसी में अब बिंदुसार क्या था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना और 298 के अंदर उन्होंने क्या किया? गद्दी हासिल की, मतलब गद्दी पर वो बैठ गए। उन्होंने काफी महाजनपद जीते, बहुत महाजनपद जीते हम लोग, इसलिए उनका नाम काफी अच्छे राजाओं में लिया जाता है। तो यह बिंदुसार
298 टू 272 BC। ठीक है, इनके बारे में इतना कुछ नहीं है, ओनली 4 लाइन है, लेकिन ये राजा बड़े अच्छे थे। ठीक है, ऐसा बुक के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इनको एक नाम दिया गया था, अमित घोष। अमित घोष था, ठीक है। दूसरा नाम अमित घाट, ये क्या है इनका दूसरा नाम, ये दूसरा नाम है इनका अमित घाट। इसका मतलब होता है देखो शत्रु विनाशक, यानी कि शत्रु का विनाश करने वाला, शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक होता है इसका मतलब। ठीक है, और ये आजीविक, एक आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था, आजीविक, आजीविक संप्रदाय, आजीविक संप्रदाय का अनुयायी, अनुयायी था। ठीक है, अब देखो इनको दो चीजों में काफी अच्छे नाम दिए गए हैं, ये नाम भी पूछ जाए जाते हैं। ठीक है, एक तो होगा वायु पुराण, दूसरा होगा जैन धर्म। तो वायु पुराण में इनको क्या कहा है, वायु पुराण में इनको कहा है भद्रसार, वायु पुराण में, वायु पुराण में इनको क्या है भद्रसार। और जो जैन धर्म है उसके अंदर इनको कहा गया है सीसैन, जैन धर्म में सीसैन इनको कहा गया है। ठीक है, इन्होंने काफी राज्य जीते, देखो काफी महाजनपद जीत, काफी क्षेत्र इन्होंने जीते, काफी महाजनपद इन्होंने जीते, लेकिन इनका एक सपना था कलिंग पर आक्रमण करने का और कलिंग को जीतने का, लेकिन ये कलिंग नहीं जीत पाए थे। ठीक है, कलिंग सपना था जो ये पूरा नहीं कर पाए, जो ये पूरा नहीं कर पाए। और 273, ठीक है 273 या 272, 272 में 272 BC में क्या हो गया, इनकी हो गई मृत्यु। तो 272 में बिंदुसार की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। ठीक है, अब इनके पास ये 4 पॉइंट है, लेकिन ये राजा का परिचय मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, ये 4 पॉइंट है इनके। आजीविक संप्रदाय का नायक है, वायु पुराण में इनको भद्रसार कहा गया है, जैन धर्म के इनके अंदर सीसैन कहा गया है, और कलिंग जीतना इनका सपना था एक। ठीक है, तो ये उस सपने को पूरा नहीं कर पाए थे, अब उस सपने को कौन पूरा करेगा, अशोक पूरा करेगा उस सपने को। ठीक है, और 272 BC में इनकी हो गई मृत्यु। ठीक है, अब देखो अब आएंगे हम किस पर, अशोक पर आएंगे। अशोक का काफी इंपोर्टेंट रोल है इसके अंदर, और अशोक चेंज भी हुआ था कहीं, इसमें बीच में जाके चेंज हो गया था अशोक। ठीक है, तो वहां आ गया एक स्टोरी के अंदर ट्विस्ट। ठीक है, अशोक की स्टोरी सबसे बेस्ट। ठीक है, अब ये बढ़ गया अपने को बस। ठीक है, और उसके बाद 3 पॉइंट और ये लेक्चर खत्म। ठीक है, तो अभी हम इसको लिखेंगे खाली अशोक, अशोक 273 टू 232 BC। ठीक है, तो अब देखो 298 में क्या हो चुका है, 298 में तो हो चुकी है मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य की। उसके बाद फिर बिंदुसार आए, बिंदुसार की मृत्यु हो गई 272 BC में। ठीक है, अब देखो बिंदुसार के देखो बहुत सारी रानियां थी उसके पास, लेकिन उसके बहुत सारे बच्चे भी थे उनके पास। ठीक है, जिसमें से अशोक भी था एक। ठीक है, अशोक मान लेते हैं क्या था, मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला आदमी था, गुस्से वाला और संगी टाइप का आदमी था अशोक। ठीक है, तो इसने एक बात ठान ली क्या, कि जब तक इसके बहुत सारे भाई थे, कि मैं जब तक अपने बहुत सारे जितने भी उसके भाई जब तक मैं उनको सबको नहीं मार देता ना, मैं अपना राज्य नहीं कराऊंगा, ये इसने बोल दिया। ठीक है, और इसने ऐसा किया भी। ठीक है, इसने ऐसा किया भी, लेकिन उससे पहले ना, उस स्टोरी से जाने से पहले 3 लाइन इसके अंदर काफी इंपोर्टेंट है, जो और कुछ पूछा ना जाए पेपर के अंदर, लेकिन वो 3 लाइन के बारे में क्वेश्चन उसमें पेपर में जरूर पूछा आता है।
ठीक है, तो उनको एक बार देख लेते हैं, ओनली 3 लाइन से, बस ज्यादा नहीं है वो। ठीक है, तो अशोक की राजधानी किससे मिलती है? अभिलेख से मिलती है और शिलालेखों से मिलती है। ठीक है, तो अभिलेख इसके कितने हैं? ये है क्वेश्चन, बढ़िया। अभिलेख के टोटल कितने? 7। और शिलालेख कितनी है? शिलालेख कितनी? 14। ठीक है, अब आते हैं इनकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो सर्वप्रथम खोज तो सर्वप्रथम खोज कब की गई थी इनकी? 1750 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, 1715 ईस्वी में, सॉरी 15 नहीं 50, 1750 ईस्वी में। ठीक है, किसने की थी? देखो एक वैज्ञानिक थे, एक तो सब क्या बना था, टिफेंटर, उसने की थी। ठीक है, टिफेंटर था वो। ठीक है, तो इसने इसकी खोज की थी। ठीक है, और इसको सर्वप्रथम पढ़ा किसके द्वारा गया था? ये भी सर्वप्रथम पढ़ा गया था इनको, अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया। तो सर्वप्रथम कब पढ़ाया था इनको? 1837 ईस्वी में इनको पढ़ा गया था। ठीक है, 1837 ईस्वी में। और किसने पढ़ा था इनको? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, तो नाम लिखो इनका, जेम्स प्रिंसेप। तो इनके द्वारा सर्वप्रथम खोज की गई थी टिफेंटर द्वारा 1750 ईस्वी में, और सर्वप्रथम पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया पेपर में वाले दोनों, ये भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट है दोनों, क्योंकि इनको पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, अब ये 3 मैंने कहा था 3 लाइन, तो ये 3 पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्टोरी पे वापस। तो मैं बता रहा था आपको कि बिंदुसार के बहुत सारी रानियां थी और उनके बहुत सारे बच्चे भी थे, जिनमें से एक था अशोक। अशोक बहुत ही कैसा था? गुस्सैल टाइप का, संगी टाइप का लड़का था, या राजा था, वह बाद में बनाए, तो मतलब उसका एक गुस्से टाइप का लड़का था। इसने ठान लिया था कि जब तक मैं अपने सारे भाइयों को रास्ते से नहीं हटाता है, मारता नहीं उन्होंने, तो मैं अपना राय तिलक नहीं कराऊंगा, ऐसा इसने बोल दिया था। ठीक है, और संगी टाइप का आदमी जो होता है वो तो पता है सारे काम करता है वो अपने। ठीक है, तो इसने ऐसा किया भी, जब 273 ईस्वी में इसके पिताजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद इसने ऐसा ही किया। ठीक है, तो इसको मिटा देना है। ठीक है, तो ये देखो अब ये बंदा क्या करेगा, लेकिन बंदा था ये काफी फाड़ बंदा जिसको बोलते हैं ना, वो था। ठीक है, अब इसे ठान लिया कि जब तक मैंने मारवा नहीं सबको, मैं अपना बिल्कुल नहीं कराता, क्या राय तिलक, और इसने ऐसा कर दिया, सारे भाइयों को मरवा दिया। और 261 बीसी में क्या करा इस बंदे ने? अपना राय तिलक, इसने अपना राय तिलक कराया। ठीक है, 261 बीसी में, सॉरी 269 बीसी में इसने अपना राय तिलक करा लिया। ठीक है, और इससे ठीक 8 साल बाद इसने क्या कर दिया? कलिंग पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ, यानी कि 8 साल बाद कितना? 261 बीसी, ये ध्यान रखना है बस में, यानी कि यहाँ क्या है? 8 साल बाद क्या किया यहाँ से? 8 साल बाद इसने क्या किया? कलिंग पर आक्रमण। कलिंग पर आक्रमण कर दिया इस बंदे ने 261 बीसी के अंदर ही। ठीक है, यानी कि राय तिलक कराने के 8 साल बाद ही इसने कलिंग पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। क्यों? क्योंकि कलिंग को जीतना क्या था? इसके फादर का सपना था कलिंग पर जीतना। ठीक है, कलिंग को जीतना, और इसने कलिंग के अंदर इतनी खतरनाक तबाही मचाई, मार काट, मतलब कि पूरा तहस नहस कर दिया मामला बिल्कुल। ठीक है, तो अब ये ऐसा राजा था ना, ठीक है, क्योंकि इसका सपना था, इससे पूरा करना था, वो अपने पिताजी का सपना तो पूरा करना ही था, तो इसने किया 8 साल, अपने राय तिलक के 8 साल बाद ही कलिंग पर आक्रमण करके इसने वो सपना पूरा कर दिया। ठीक है, अब देखो ये एक ऐसा राजा हुआ अशोक, राजा था बड़ा फाड़ी, बड़ा बेहतरीन, मतलब ये ऐसा बंदा था कि इसने जो महाजनपद इंडिया के अंदर थे वो तो सब जीत ही लिए थे इसने लगभग, लेकिन ये ऐसा बंदा जिसने अपने क्षेत्र का प्रसार में बाहर तक नहीं किया, यानी कि इंडिया के बाहर तक नहीं किया।
ठीक है, इसमें थे कौन कौन से क्षेत्र थे वो? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लिश में लिखना आसान है, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, पर्शिया। मतलब इस बंदे को तुम ये देखो कि ये ऐसा होता है हमारा इंडिया ऊपर से इस तरह का, ठीक है, इस तरह का होता है इंडिया, ठीक है। मतलब कि ये बंदा यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ पर है कहीं पर्शिया और ये हमारा ईरान है यहाँ, ठीक है, ये पाकिस्तान है, ये यहाँ पर अफगानिस्तान है, फिर तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। तो मतलब ये बंदा इतना बाहर तक पहुंच चुका है यहाँ पर, अशोक की बात हो रही है, ठीक है। तो इसने क्षेत्र का प्रसार इंडिया के अंदर ना रहते हुए बाहर तक भी फैलाया इसने, ठीक है। तो ये काफी इसने इसको काफी अच्छा राजा मानते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद ना अशोक के अंदर आएगा चेंज, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अशोक हो जाएगा पूरी तरह चेंज, ना कोई मारकाट, बिल्कुल सीधा सच्चा इंसान बन जाएगा फिर उसका, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, तो 4 क्यों इसने क्षेत्र अपना बाहर तक बढ़ा लिया है, ठीक है। तो इसने 261 में पहुंचा है, तबाही मचाई कहां पर? कलिंग में। अब उसी टाइम पे एक बंदे की एंट्री होती है इंडिया के अंदर, ठीक है, कहां से? चीन से। अब चीन से एक बंदे की होती है एंट्री भारत के अंदर, ठीक है। तो 261 में इसी समय उपगुप्त नाम के बौद्धिस्ट चीन से भारत आए, इस समय उपगुप्त नाम के बौद्धिस्ट ना चीन से कहा थे? उपगुप्त नाम, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, उपगुप्त नाम, क्योंकि इसी बंदे ने अशोक को क्या कहते हैं? चेंज किया था, ठीक है, इसलिए नाम काफी इंपॉर्टेंट है। और ये भारत क्यों आए थे? भारत ये आए थे बौद्ध जो धर्म है ना उसकी जानकारी देने के लिए इंडिया के अंदर ये आए थे। तो जब ये आए तो ये सबसे पहले कहाँ गए? ये सबसे पहले पहुंच गए इसी मैदान पर, कहा? कलिंग के मैदान पर, जहां पर ये लड़ाई हो रही थी, मारकाट अच्छी तरह से मची हुई थी, बहुत बुरा हाल हो रखा था, खून इधर उधर, ठीक है, जैसा कि लड़ाई के अंदर ही होता है, ठीक है। तो अब ये बंदा वहां पहुंच गया, इन्होंने देखा कि तबाही काफी अच्छी तरह से मची हुई है, फिर इन्होंने पता लगाया कि किसने किया, इन्होंने पता लगा ये किसने किया, तो इनको पता लगा अशोक नाम का एक बंदा है उसने ही किया ऐसा। तो ये भी सीधा वहां से कहां पहुंच गए? उस मैदान से ये पहुंच गए सीधा अशोक के पास, ठीक है। अशोक के पास जाते ही इस बंदे ने रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्या चाहते हो, क्या करना क्या चाहते हो आप दुनिया के अंदर, दुनिया को तबाह करना चाहते हो क्या? 70 बात सुना इसने उसे, समझाने के लिए समझाई थी, ठीक है, दिल पे लेने वाली बात बिल्कुल नहीं कही किसी भी कुछ भी, ठीक है। तो इसने बताया कि अब मैंने सुना है आपके बारे में कि आपने आपके इतने भाई थे, आपने उन सबको मार दिया, चलो कोई नहीं, ठीक है, आपने इतने सारे महाजनपद जीते, महाजनपद भी जीते, आपने बाहर के एरिया भी जीते, अच्छी बात है, ठीक है। तो अब आप ही मुझे ये बता दीजिए कि आप ऐसा चाहते हो क्या कि इतिहास में आप जैसे राजा का नाम एक ऐसे राजा के उस पर लिया जाए कि एक राजा था अशोक नाम का, वो काफी गुस्सैल वाला आदमी था, सनकी टाइप का आदमी था, करूर टाइप का आदमी था, कठोर, ठीक है, जो किसी की नहीं सुनता था। मतलब कि आप ये चाहते हो कि आपका जो नाम है वो एक अच्छी तरह से ना ले गए, एक बुरे इंसान के रूप में आपका नाम लिया जाए, ठीक है। तो उपगुप्त ने वो समझाया किसको? अशोक को, ठीक है, अभी समझा रहे हैं कोई, ठीक है। तो इसने कहा कि आपने इतना कुछ किया है, आपने पूरे अखंड भारत का निर्माण किया है। अखंड भारत का मतलब क्या है? जो इन्होंने क्षेत्र को बढ़ा दिया था, ठीक है। तो काफी दूर तक इंडिया का जो एरिया था, और इंडिया का एरिया काफी दूर तक हो चुका था, ठीक है। तो इंडिया के जो एरिया थे बड़े चुके थे उस टाइम पे, ठीक है। तो इसी बात को लेकर के उपगुप्त अशोक को कहते हैं कि आपने पूरे भारत अखंड भारत का निर्माण किया है, ठीक है। तो आप क्या करते हो? आज आप रेस्पेक्ट डिजर्व करते हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में इनको बताया, किसको? अशोक को समझाया। तो फिर ठीक है, अब यहाँ से आएगा ट्विस्ट इस कहानी के अंदर, ठीक है। तो जब ये बंदा इसको समझा रहा है, अब अशोक समझ रहा है, ठीक है। अशोक ने समझ लिया और बोल दिया कि काफी ये जो बता रहे हैं ये चीज काफी बेस्ट और काफी अच्छी चीज है, ठीक है। इसी कारण से उपगुप्त के समझाने से
अशोक हो गया चेंज। अब यहां से हो गया अशोक चेंज, अशोक हो गया क्या यहां से चेंज हो गया यहां से। ठीक है, अशोक ने कहा कि काफी अच्छी बात है नहीं, ठीक है, और मेरे समझ में आ चुका है, और अब मैं यहां से हो जाऊंगा चेंज, और ऐसा ही हुआ, अशोक यहां से चेंज हो गया। ठीक है, और इसने क्या कर लिया, बौद्ध धर्म को क्या कर लिया, इसने स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। किसने कर लिया, अशोक ने बौद्ध धर्म को इसने स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब देखो, अब इसका सिर्फ ये, क्योंकि धर्म के प्रति लोग काफी क्या होते हैं, काफी अग्रेसिव होते हैं। ठीक है, अब इसने क्या किया, जब इसने बौद्ध धर्म का इसने स्वीकार कर लिया, अब इसका सिर्फ एक ही मकसद रह गया, क्या, कि मैं बौद्ध धर्म को ना इसका प्रचार प्रसार काफी दूर तक फैलाऊंगा। ठीक है, और इन्होंने ऐसा ही किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के टाइम में काफी हुआ है। ठीक है, अशोक के, ठीक, तो यहां तक हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ओके, देखो अब जो अभिलेख की मैंने बात की थी स्टार्टिंग में ना, तो जो कलिंग पर आक्रमण का जो उल्लेख है, जो कलिंग पर आक्रमण किया था, उसका उल्लेख हमें कहां मिलता है, 13वें अभिलेख में देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं कलिंग पर आक्रमण का उल्लेख, आक्रमण का उल्लेख। ठीक है, 13वें अभिलेख में मिलता है, 13वें अभिलेख में, 13वें अभिलेख में मिलता है, कलिंग पर आक्रमण का उल्लेख 13वें अभिलेख में भी मिलता है। ठीक है, इसमें देखो धर्म का प्रतिपादन भी अशोक ने किया था, धर्म का प्रतिपादन, धर्म का प्रतिपादन भी किया अशोक ने। ठीक है, जिसने जैन और बौद्ध धर्म का लेक्चर मैंने वाला नहीं देखा ना, तो उसमें है ये सब कुछ। ठीक है, 3 पीटक होते हैं, धम्म बुद्ध, ठीक है, सूत पीटक। ठीक है, तो धर्म का प्रतिपादन किया था अशोक ने। ठीक है, एक देखो उत्तराखंड के अंदर एक जगह है श्रीनगर, तो श्रीनगर को तो किसने बसाया था, अशोक ने बसाया था श्रीनगर को। ठीक है, श्रीनगर भी इन्होंने बसाया था, श्रीनगर बसाया। ठीक है, एक देखो एक अभिलेख है रानी अभिलेख, देखो रानी अभिलेख का सबसे प्रमुख स्तंभ, रानी अभिलेख का सबसे प्रमुख स्तंभ माना जाता है रानी अभिलेख को, रानी अभिलेख का है। ठीक है, रानी अभिलेख, ये देखो ये अभिलेख का नाम है। ठीक है, रानी अभिलेख, रानी अभिलेख का नाम है। ठीक है, रानी अभिलेख का सबसे प्रमुख स्तंभ, रानी अभिलेख को सबसे प्रमुख स्तंभ माना जाता है, माना जाता है। और ये कहा है, ये कौशाम्बी में था। ठीक है, कौशाम्बी, ये कौशाम्बी में है। ठीक है, मैं याद था। ठीक है, देखो एक काफी इंपोर्टेंट पॉइंट लगाएगा, कौन सा, देखो दो बौद्ध संगति हो चुकी थी। ठीक है, अब तीसरी बौद्ध संगति जो है ना, वो कहां होगी, वो यहां होगी, अशोक के शासनकाल के अंदर। ठीक है, तो होगी क्या, तृतीय बौद्ध संगति। ठीक है, जो तृतीय बौद्ध संगति थे ना, यानी कि एक तो ये पॉइंट हो गया, फिर ये पॉइंट हो गया, फिर ये पॉइंट हो गया, उसके बाद फिर ये पॉइंट हो गया, यानी कि तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति भी इसी के शासनकाल में हुई थी, अशोक के शासनकाल में। और कहां पर हुई थी, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाया था, अगर कोई भी किसी भी लड़के को ये बात पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख दो यार, कि पाटलिपुत्र को किसने अपनी राजधानी बनाया था, कौन सा था वो राजा जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। काफी सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को इसने क्या बनाया था, नहीं सॉरी, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। ठीक है, अब देखो, अब अशोक के एक था पुत्र और एक थी पुत्री। अब इसने क्या किया, अब मैंने क्या कहा था कि ये धर्म का प्रचार प्रसार करेगा ये। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपने जो पुत्र और पुत्री को इसने कहा भेजा श्रीलंका, क्या करने के लिए, बौद्ध का प्रचार करने के लिए इन्होंने अपनी पुत्र और पुत्री को कहां भेजा था, श्रीलंका भेज दिया था। ठीक है,
यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। स्टोरी चल रही है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये बेचारा 232 में इसकी हो गई अब मृत्यु हो गई इसकी, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। लेक्चर ये सिर्फ 45 मिनट का मुश्किल से बनेगा और 45 मिनट में आपको पूरा मौर्य साम्राज्य याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अगर इसमें पहले पढ़ रखा है अच्छी बात है, लेकिन अगर इसमें आपको भी अगर कोई पॉइंट अच्छा ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल पॉइंट ला सकता हूँ, तो आप उन पॉइंट्स को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इससे अच्छी तो बात कुछ नहीं है, आपका और अच्छा हो जाएगा जो आपने पहले पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हम कहा जा रहे हैं 232 BC में। तो 232 BC में क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई भाई, किसकी, अशोक की, क्योंकि अशोक का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। 269 BC में राय तिलक का राय, 8 साल बाद पढ़ा करना चाहिए। 261 में 232 BC में इसकी हो गई मृत्यु। अब इसमें अब जब अशोक की मृत्यु हो गई, इसके बाद इसमें जितने भी शासक आए ना सारे कमजोर शासक, ठीक है। तो इसका जो सबसे लास्ट यानी कि अंतिम शासक था जो इसका, वो था कौन, वो था बृहदर। अब इसकी मृत्यु इसके सेनापति, क्योंकि तुम अभी देखना जब भी ये पढ़ेंगे ना पूरी हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, जब तक राजा महाराजा भाई ड्रामा रहेगा ना, तो मतलब इनकी मृत्यु किसी सेनापति ने कर दी, किसने कर दी, तो जो कि खास जानकार है ना, इनकी जानने वाले हैं वो इनको उड़ा रहे हैं इसमें, तो हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं लगा रहे, ठीक है। तो क्या हुआ, इसकी मृत्यु इसके सेनापति, इसकी मृत्यु इसके सेनापति पुष्यमित्र सोम ने कर दी थी। पुष्यमित्र सोम, ठीक है, पुष्यमित्र सोम ने कर दी थी इसकी मृत्यु, सोम ने कर दी, ठीक है। पुष्यमित्र सोम ने कर दी, और ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी पुष्यमित्र सोम, ठीक है। पुष्यमित्र सोम ने इसके क्या कर दी, अंतिम शासक कौन था इसका, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहदर, और इसकी मृत्यु इसके सेनापति पुष्यमित्र सोम ने कर दी, ठीक है। और अब क्या होगा, अब जो पुष्यमित्र सोम है ये क्या करेंगे, ब्राह्मण समाज की स्थापना कर देंगे अब, ठीक है। पुष्यमित्र सोम, ठीक है, इसका यहां से मिटा के नजर कर देते हैं, ने कर दी यहां ले लेते हैं इसको। अब इन्होंने क्या कर दिया, जो ब्राह्मण यानी कि जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज की स्थापना कर दी इन्होंने, पुष्यमित्र सोम ने ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की है, 185 में, 185 BC में, ठीक है। इन्होंने ब्रह्मदत्त को पहले इसका काम तमाम किया, उसके बाद फिर इन्होंने क्या कर दिया, पुष्यमित्र सोम ने ब्राह्मण समाज की स्थापना कर दी 185 में, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा यहां तक क्लियर है ना, क्लियर है, ठीक है। तो मौर्य जो शासन है ना, मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा है, काफी लंबा टाइम है, ठीक है, 137 ईयर्स, ठीक है। तो मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा, वो मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। देखो 137 वर्ष किसी का शासन करना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, जाहिर सी बात है उसके जो पॉलिसीज रही होंगी या जो सिक्योरिटी जो सर्कल रहा होगा वो काफी अच्छा रहा होगा, तभी तो इतने दिन तक इन्होंने राज किया, नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि इतने दिन तक ये शासन नहीं कर पाते, अगर ऐसा ना होता तो इन्हें सारी चीज क्या आई, सारी चीज जो है बैलेंस करके चले, और इन्होंने इसी कारण इन्होंने इतने साल तक शासन किया, 137 सालों तक, ठीक है। तो अब बात आती है, अब इसमें मैं जो 3 पॉइंट की बात कर रहा था वो चार्जर लाइन के 3 पॉइंट है, वो यहाँ आ गए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, और ये इसका एक छोटा सा मैंने ग्राफ बनाया कि जिसके अंदर महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं। 269 में राय तिलक, 8 साल बाद कलिंग पर आक्रमण, 232 में अशोक की हो गई
मृत्यु, और मौर्य शासन कब तक रहा 135 साल तक। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ठीक, तो इसलिए देखो इस चीज के बाद है ना, इस चीज के बाद कभी मतलब जब भी चेंज हो गया अशोक, कभी उसने कभी तलवार को नहीं उठाया, इसलिए हम कभी अब इसकी जो पूरा गंदी बात है, गलत बात है, उनको कभी याद नहीं करते थे। अब इसके हम क्या करते हैं, हमेशा अशोक की अच्छी बातें याद करते हैं, और अशोक का नाम उसके अच्छे व्यवहार के लिए लिया जाता है। ठीक है, इसलिए आपने कभी देखा होगा कि अशोक का नाम हमेशा कभी बुक ऐसा लिखा है महान अशोक। ठीक है, इसलिए उसके नाम के सामने महान लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, तो आती है बात मौर्य प्रशासन की। मौर्य प्रशासन देखो अच्छा भी था और बुरा भी था। बुरा क्यों था ये कि करेंगे हम इसका जो थर्ड टॉपिक होगा बात। अभी बात करते हैं इसकी मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन, ठीक है, तो मौर्य प्रशासन था कैसा था, केंद्रीकृत था, अत्यधिक केंद्रीकृत। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन था अत्यधिक केंद्रीकृत। ठीक है, अत्यधिक केंद्रीकृत का मतलब क्या होता है, अत्यधिक केंद्रीकृत का मतलब ये होता है कि सारी जो पावर्स है ना वो हम सेंट्रल के ऊपर है सारी पावर। ठीक है, यानी कि जो राज्य है, जो महाजनपद, जो क्षेत्र है ना वहां के, उनके पास कोई पावर नहीं है अपनी। ठीक है, अब जो इस टाइम का टाइम है, जो अब रियल जो प्रेजेंट टाइम है, वहां पर क्या है कि राज्यों के पास अपनी अलग पावर होती है। अगर आपने भारतीय संविधान पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि सेंट्रल की पावर्स अलग होती है। ठीक है, तो क्या था, अत्यधिक केंद्रीकरण, अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासनिक। अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा बनेगा। ठीक है, नंबर फर्स्ट पॉइंट तो ये था। ठीक है, अब देखो चाणक्य के पास बागडोर थी इसकी सारी। ठीक है, तो चाणक्य प्रशासन में ना साप्तांग सिद्धांत के साथ तत्वों का वर्णन जिक्र किया गया है। ठीक है, चाणक्य के प्रशासन के में जब चाणक्य का प्रशासन था इसके अंदर, मौर्य साम्राज्य के अंदर, तो उन्होंने साप्तांग सिद्धांत के 7 तत्वों का जिक्र किया है। ठीक है, नंबर थर्ड, ये सेकंड था। नंबर थर्ड देखो, जो राजा होता था ना, इसमें राजा होता था मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह दी जाती थी उसको, यानी जो आज भी होता है। ठीक है, जैसे कि आज सेंटर में गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के। ठीक है, और उनके पास जो और भी जो मंत्रालय है, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, डिफेंस हो गया, उसके बाद फिर क्या नाम है, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री हो गई। तो वो क्या करते थे, अगर कोई भी पॉलिसी आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, आपस में सलाह मशवरा करेंगे, तब जाकर उसको कोई देखेंगे कि इसमें कुछ गलत नहीं है, सही क्या है, तो फिर उसके बाद वो उस चीजों पर एक्शन लेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ था। ठीक है, राजा को मंत्रिपरिषद, राजा को सलाह देने के लिए अलग से मंत्रिपरिषद बनाया गया था। ठीक है, तो ये था राजा को सलाह देने के लिए, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था थी, ऐसा लिखो, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था थी। ठीक है, राजा को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था थी। ठीक है, यानी कि मंत्रिपरिषद क्या करते थे, सलाह देते थे राजा को, क्या आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, अब देखो अलग अलग प्रशासनिक कार्यों के लिए, यानी कि अलग अलग प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग अलग प्रशासनिक कार्य, अलग अलग प्रशासनिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति। ठीक है, थर्ड पॉइंट आगे बोलेंगे। देखो अलग अलग प्रशासनिक कार्यों के लिए ना महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। जैसे अब यूपीएससी क्या कराता है, आईएएस आईपीएस, तो ये कराते हैं। ठीक है, तो उनके सबके अलग अलग कार्य हैं। ठीक है, जैसे आईएएस हम मानते हैं कि क्या पूरे जिले का वो होता है, क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, लेकिन वो व्यवस्था क्या करता है, वो सारी व्यवस्था को देखते हैं। ठीक है, लेकिन एक होता है आईपीएस जो पुलिस व्यवस्था को देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ था, अलग अलग प्रशासनिक कार्यों के लिए ना कौन से को क्या लेना है, टैक्स किसको कलेक्ट करना है। ठीक है, सिक्योरिटी का ध्यान किसको रखना है, तो इसके लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है,
और ये जो प्रशासन इकाई थी ना, ये वाली प्रशासन इकाई ये 4 पार्ट्स में विभाजित थी, हमारी 4 पार्ट्स में डिवाइड थी, ठीक है। प्रशासन इकाई, प्रशासनिक इकाई ऐसा कर देंगे, प्रशासनिक इकाई 4 पार्ट में डिवाइड थी, 4 पार्ट्स में विभाजित की है, ठीक है। मिस कर लो यार, इंग्लिश को, या थोड़ी बात नहीं है। पहला था इसमें चक्र, दूसरा था इसमें गांव, तीसरा था इसमें कौन सा, अहर, और फोर्थ था इसके अंदर संग्रहाना, ठीक है। टेंशन ना लो, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, लेक्चर के बाद में पीडीएफ है, वहां से देख लेना, ठीक है। सेम नहीं बिल्कुल, बस मैं शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। उसमें थोड़ा केयर में दिया हुआ है, ठीक। तो इस पर्सनालिटी की 4 इकाई थी, तो मोरे पर्सन क्या था, अकेले खेलने का पता था, प्रशासनिक ढांचा था इसका, यानी कि सारी पावर थी केंद्र के पास थी, जो क्षेत्र महाजनपद के पास कोई पावर नहीं थी, ठीक है। गाड़ियों को सलाह देने के लिए अलग से मंत्री परिषद था, ठीक है। अलग अलग प्रशासनिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, ठीक है। और ये प्रशासनिक इकाई 4 पार्ट में डिवाइड थे हमारे, चक्र, गांव, अहर, संग्राना, ठीक है। तो ये था ये पहला मौर्य प्रशासन। देखो 4 पॉइंट है इसके अंदर, 5वां बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब आता है देखो इसका बिल्कुल कला, कला क्या रही होगी इनकी, मौर्य कला, ठीक है। कला देख लेते हैं, काफी इम्पोर्टेंट, काफी मतलब बोलते हैं ना, एक हिंदी में पढ़ होता है सरल, तो ये क्या है ना, ये काफी सरल टॉपिक है, काफी सरल टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग भी है, सीखने में काफी मिलता है इसका, ठीक है। तो अगर हम अच्छी चीज सीख रहे हैं तो क्या की बात है, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, पढ़ लेनी चाहिए उसे, ठीक है। तो अब क्या है, मौर्य कला, मौर्य कला, ठीक है। तो इसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली है, एक होती है शाही कला और एक होती है लोकप्रिय कला, ठीक है। शाही जो होती है जो अपना पेशा होता है, ठीक है। और लोकप्रिय क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, काफी फेमस होता है, ठीक है। तो शाही कला में देखा जाए, शाही कला, इसके अंदर 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है भाई। शाही कला में देखा जाए तो शाही कला में क्या क्या आते हैं भाई, इन्होंने क्या बनाया था, राजमहल बनवाए थे इन्होंने, स्तंभ बनवाए थे इन्होंने, गुफाएं बनवाई थी इन्होंने, और स्तूप, ठीक है। यानी कि राजमहल, कोमा गुफाएं, कोमा स्तूप, और एक चीज और थी स्तंभ, और था आदि, काफी चीजें थी और भी थी, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड नहीं सेकंड, सॉरी, सेकंड थी लोकप्रिय कला, यानी कि जो फेमस थी इनकी लोकप्रिय कला, लोकप्रिय कला। तो चित्रण मूर्तियां बनाते थे, चित्रण मूर्तियां थी, और एक थी टेराकोटा वस्तुएं। तो फ्रेंड्स, ये टेराकोटा जो होता है ना, ये वस्तुएं जो होती है, इसका जिक्र मैंने किया था सिंधु घाटी जब सभ्यता में मैंने लेक्चर पढ़ाया था, तो उसके अंदर मैंने इस टेराकोटा का जिक्र किया था, ठीक है। अगर किसी को पता हो तो टेराकोटा क्या होता है, इससे वहां क्या चीज बनाई जाती थी, तो वो क्या करते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, इससे क्या चीज बनाई जाती थी वहां पर टेराकोटा से, ठीक है। भारतीय गणराज्य प्रदीप को अशोक स्तंभ के 4 शेरों से लिया गया है, जो सारनाथ में स्थित है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कोई है तो तत्काल इसमें, मतलब मौर्य कला के अंदर, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए इसके ऊपर लगाया मैंने 4 स्टार, ठीक है। क्योंकि जो हमें अशोक स्तंभ जो हमें दिखता है ना, वो अशोक के 4 शेरों से लिया गया है, जो हमें भारतीय जो सिक्के होते हैं उनके ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अंदर और क्या हुआ था, मतलब ये मौर्य क्या करते थे, चट्टानों खोदते थे और उनसे क्या बनाते थे, गुफाएं बनाते थे, ठीक है। चट्टानें खोद दी और गुफाएं बना दी, ठीक है। और जो ये स्तूप बनाते थे, किस लिए बनाते थे, जो बुद्ध के पूरा विशेष है उनको इकट्ठा करके रखने के लिए ये स्तूप, इन्होंने स्तूप का निर्माण करवाया था, यानी कि बुद्ध के पूरा विशेष इकट्ठा करने के लिए इन्होंने स्तूप का निर्माण करवाया था। उसके अंदर बुद्ध से रिलेटेड सभी वस्तुएं हमें देखने को मिलती हैं स्तूप के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है किसकी, अब बात आती है इसके पतन की।
ठीक, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है काफी, हालांकि ये पीडीएफ में है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके पतन की। तो मौर्य साम्राज्य का पतन। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का पतन किन कारणों के कारण हुआ था? तो पहला तो था ही जो मैंने आपको अभी बताया, अत्यधिक केंद्रीयकृत, अत्यधिक केंद्रीयकृत प्रशासन। मतलब ये है कि जितनी भी पावर थी ना वो सारी कहां पर थी? वो सारी पावर सेंट्रल पर थी। ठीक है, जो क्षेत्र थे वहां जनपद थे उनके पास कोई भी पावर नहीं थी। ठीक है, मतलब अगर किसी को अपनी समस्या का समाधान कराना है तो उसको कहाँ आना पड़ता था? सेंटर में आना पड़ता था, उसको अपनी शिकायत लेकर के सेंटर में आना पड़ता, तो ताकि जो कि काफी बड़ा लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, अगर कोई इनकी समस्या को समाधान करने वाला कोई क्षेत्र या समाज अनुरोध में हो तो यहाँ तक आने की उस बंदे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था, हल समाधान के लिए आना पड़ता था, सेंटर की तरफ आना पड़ता था, जिसका प्रोसेस काफी बड़ा होता था। तो एक कारण इसका ये है। दूसरा कारण ये था कि अशोक की जब मृत्यु हो गई थी ना, तो उसके बाद क्या हुआ था? विभाजन से साम्राज्य की एकता में फूट डाल दी थी। ठीक है, दूसरा था विभाजन से साम्राज्य की एकता में फूट। ठीक है, देखो जब कोई क्या होता है, ताकतवर इंसान होता है ना किसी एरिया का, ठीक है, जब तक वो है वहां पर जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो वहां से हट जाएगा या किसी कारणों से वहां से वो चला जाएगा तो क्या होगा? जो कुछ बाहर के जो अपवाद तत्व होते हैं ना, जिनको अपवाद तत्व जिनको कुछ काम ही नहीं होता, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो उनकी व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करते हैं, कर भी देते हैं। ऐसा ही यहाँ हुआ। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? जो बाहर के जो अपवाद लोग थे, अशोक की मृत्यु के बाद उन्होंने क्या किया कि इसकी जो साम्राज्य की जो एकता थी ना, जो सब एक यूनिटी थी, उसको क्या डाल दिया उन्होंने? फूट डाल दी। तो एकता क्या हो गई? वो भंग हो गई। अब ठीक है, सबके अपने अलग विचार हो चुके थे। ठीक है, तो इससे अब एक की शक्ति एक ही होती है और चार विचार नहीं होते। ठीक है, तो अब जब सब अलग अलग हो गए तो अब क्या हुआ? तो अब इस साम्राज्य का ये क्या होता? अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था इस टाइम पर। ठीक है, जब इसका लास्ट अंतिम शासक था ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट था, विभाजन ने साम्राज्य की एकता में फूट डाल दी। ठीक है, थर्ड पॉइंट यही है कि अशोक की मृत्यु के बाद सारे शासक कमजोर साबित हो गए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है अशोक की मृत्यु के बाद सभी कमजोर शासक हुए। ऐसा लिखो, सभी कमजोर शासक हुए। तो ये 3 पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके 15 कारण है, तीनों पॉइंट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग है और काफी मतलब हार्ड लेक्चर है, काफी अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग भी है और नॉलेजेबल भी है। नॉलेज बहुत है इसके अंदर। ठीक है, जो हमसे हमारे पेपर के अंदर काम आएगी। ठीक है, क्वेश्चन इससे काफी पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब आपको 2 दिन बाद हर एक वीडियो मिलेगी, क्योंकि अभी कुछ डिफिकल्टी चल रही थी जिसकी वजह से मैं ये लेक्चर नहीं डाल पा रहा। ठीक है, लेकिन अब वो डिफिकल्टी सब क्या हो गई है? दूर हो गई है। इसलिए अब आपको हर 2 दिन छोड़ के आपको एक वीडियो मिलेगी इस हिस्ट्री सीरीज की। ठीक है, और साथ साथ में करंट अफेयर्स की मैं क्या करता हूँ, करंट अफेयर्स की वीडियो में डालता रहता हूँ इसके अंदर, बीच बीच में जो भी अच्छे करंट अफेयर्स होते हैं हमारे पेपर के हिसाब से। ठीक है, या जो भी चेंजेस होते हैं वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड की भी करंट अफेयर्स और इंडिया के भी करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अब हमारी मुलाकात होगी लास्ट लेक्चर के अंदर। नोट्स जिसको बनाने हैं, लास्ट में इसकी पीडीएफ को मैंने पीडीएफ में इसको मैंने अटैच कर दिया है इस वाली वीडियो में ही। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं तो आप वीडियो को सेव करके रख लो। अगर नोट्स बनाने हैं तो आप उसी वीडियो की पीडीएफ से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप इस नोट्स में उनको ऐड कर सकते हो।
अगर आपको यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा नोट मिलती है जिन्होंने पहले पढ़ रखा है तो वो उनको अपने नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका पूरा टॉपिक ही अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि आपको इसको कंप्लीट करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, और आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय।